मई 2025, 23 मई 2025, 24 मई 2025, 25 मई 2025, 26 मई 2025 और 27 मई 2025 यानी आज का दिन। लगातार हर एक दिन कोई ऐसा दिन नहीं बीता है जिसमें हमास ने आईडीएफ को गाजा में मारा ना हो। और ये जो सारी घटनाएं हैं जो मैं पहले के वीडियोस में यानी 22, 23, 24, 25, 26 के वीडियोस में बता चुका हूं, वो ये घटनाएं नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि यहां पर इस बार मिलिट्री सेंसरशिप बहुत ही स्ट्रिक्टली इजराइल ने लागू की है। हमास भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज कर रहा है। ये देखिए आज की सबसे पहली हेडलाइन। इसके अलावा 9 हेडलाइन और हैं, हम पहले उसको जल्दी से पढ़ दें, उसके बाद हम लोग डिटेल वीडियो के उसके इलाबोरेशन में आएंगे। मैं फिर से सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए। इसको हमको बहुत जल्द 10 लाख ले जाना है, यह हमारा टारगेट है और यह आप देखिएगा रिकॉर्ड टाइम में अचीव होगा। हम और भी वीडियोस प्लान कर रहे हैं परसों से। अभी देखिए जो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसमें आप जरूर से कमेंट करिएगा और जरूर कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। मेरा ईमेल आईडी भी इसके साथ डिस्क्रिप्शन में रहता है। और आज जो मैंने पोस्ट किए वो वीडियोस आपने देखे होंगे, आशा है। फिर देखिए, तो पहली हेडलाइन ये, फिर दूसरी, यमन ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक यमन ने आज की। और इस एयर स्ट्राइक की खासियत ये थी कि इसमें जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल यूज की, 2 मिसाइल यूज की, जुल्फिकार और पैलेस्टाइन, वो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल एक स्पेशल वॉरहेड लिए थी। अब ये बड़ा ही मतलब अजीब सी चीज है। कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन कन्वेंशनल था। लेकिन वो कुछ नए तरह का एक्सपेरिमेंट ऐसा लग रहा है कि मिसाइल्स में और एक्सप्लोजिव्स में यमन ने किया। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए जो तीसरी बड़ी खबर, आज गाजा में क्या हुआ और कितने सिविलियन शहीद हुए और उसके बाद और घटनाएं क्या हुई। चौथी, जो विटकॉफ ने प्रपोजल दिया, जो संधि की बातचीत चल रही है और जिसको लेके हमास ने एक पहले बात आई कि हमास ने एक्सेप्ट किया, फिर ये बात आई इजराइल ने रिजेक्ट किया, फिर एक अजीब सा कंफ्यूजन था। तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। फिर अल-अक्सा मस्जिद में आखिर में प्लान क्या है इजराइल का और ये लड़ाई किस बात की है। ये देखिए, ये जो चीज है इसमें हम बहुत ज्यादा मैथोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको इसका कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव बताएंगे। उसके बाद नाब्लस और वेस्ट बैंक में जिस तरीके से आज हमले हुए हैं, नए तरह के हमले, और जो मनी एक्सचेंज यूनिट्स है, यहाँ पर मनी एक्सचेंज होता है, गल्फ एक्सचेंज एक कंपनी है जो काम करती है वेस्ट बैंक में, जो कि करेंसी एक्सचेंज करती है या आपको कहीं पैसा भेजना है तो वो भेजती है। उसको आज इजराइल ने न केवल डिस्ट्रॉय किया, उसके 8-10 सेंटर्स पूरे वेस्ट बैंक में, खासतौर पर नाब्लस में, बल्कि उन्होंने उसका कैश भी जब्त कर लिया। बड़ी ही अजीब सी ये पूरी चीज हुई है। उसके बाद जो एड मैकेनिज्म जो लागू किया था अमेरिका ने, पहले ही दिन वो कोलैप्स, अमेरिका और इजराइल ने पहले ही दिन कोलैप्स हो गया। अमेरिकन एड वर्क, जो सो कॉल्ड प्राइवेट कंपनीज एड बांटने आई थी, भाग खड़ी हुई क्योंकि उसमें इतने लोग आ गए, उसको कोई मैनेजमेंट इजरायली फोर्सेस का नहीं था। उन्होंने हवा में गोली चलानी शुरू कर दी, अमेरिकन प्राइवेट वर्कर्स भाग गए। और आपको मैंने बताया था कि जो गाजा, जो कि सो कॉल्ड फर्जी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन एक स्विट्जरलैंड में बना के और उसका एक सीईओ नियुक्त हुआ था, वो सीईओ ने पहले ही कल ही रिजाइन कर दिया था। तो वो आप देखिए पूरा का पूरा इनका जो प्लान है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर फिर से अपनी पूरी शिद्दत से शुरू हो गई है। उसके साथ लेबनान में, ये सीरिया में अल शारा और इजराइल में सीक्रेट बातचीत शुरू हो गई। बताइए, लेबनान में एक पूरा ऊंट एक नया करवट बदल रहा है। और ईरान में आज पाकिस्तान के एनवॉयज गए थे और उसमें बड़ी कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ और भी जो ईरान से जुड़ी खबरें वो आपको हम सुनाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमास ने एक के बाद एक मारा है, बाप रे बाप। मतलब आप ये सोच लीजिए, मेरा जो ये पूरी घटनाएं जो हो रही हैं, कम से कम 22 इजरायली सोल्जर्स, अब उसमें से कितने मारे गए यही समस्या। और कुछ ये आप लोग प्लीज ना कहा करिए कि केवल घायल होता है, सब मारे जा रहे हैं। अंत आपको मैं बताऊंगा लास्ट में एक फिगर भी कि इजराइल के कितने लोगों ने, इजराइल की कुछ ऐसे 50-60 मदर्स हैं
जिन्होंने ये अपील की है कि उनके जो बेटे हैं या तो मारे गए हैं या घायल हैं, उसमें से आधे से ज्यादा मारे गए, ये अनुमान हो रहा है। तो आप सोच लीजिए 25,000 की संख्या, ये कभी फाइनल नहीं होगी जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग तरह के फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन अभी जो पूरी स्थिति है, देखिए 22 तारीख को, 22 मई को, और जो 22 मई को और घटना हुई थी जो मैंने 22 मई के शाम की वीडियो में बताई होंगी, उसके अलावा यहां पर हमास ने अल नजात स्ट्रीट शुजैया नेबरहुड में, गाजा में, ईस्ट गाजा में शुजैया है, वहां पर उन्होंने एक एक बड़ी इजरायली फोर्स पे, और ये एक नई बात है, एक बड़ी इजरायली फोर्स पे रॉकेट मार दिए, सीधे मार दिया। अब ये रॉकेट वो हैं जो इजराइल जो हमास जो है गाजा एनवेलप पे मारता है, यानी जो गाजा में इजरायली सेटलमेंट्स हैं जो गाजा के बॉर्डर से लगे, उनको हमास मारता है ये। लेकिन उन्होंने सीधे एक इजरायली फोर्स पे मार दी, जिसकी वजह से उसके जो मतलब चीथड़े उड़ गए, लिटरली इसमें लिखा हुआ है कि उनके जो स्कैटरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ सेवरल सोल्जर्स, चीथड़े उड़ गए। उसके बाद 23 तारीख को अबासन अल जदीदा जो एरिया है, वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजिव डिवाइस रिमोट से डेटोनेट किया, एक पूरा का पूरा आईडीएफ की मिलिट्री जीप उड़ गई, ये 23 तारीख को। फिर 24 तारीख को उसी जगह अबासन अल जदीदा पे इस बार 2 मिलिट्री व्हीकल्स वहीं पर उसी जगह पे, और पहली जगह मतलब उसके थोड़ा मतलब जैसे एक जगह एक्सप्लोजिव रखा था, डिटोनेशन हुआ 23 तारीख को। फिर 24 तारीख को इसी जगह अबासन अल जदीदा जो खान यूनिस में, पहले वाला शुजैया में था, खान यूनिस में, खान यूनिस जो कि सदर्न गाजा जहां से शुरू हो जाता है, वहां पर 23 को और फिर 24 को 2, यानी 3 व्हीकल्स उड़ाई गई। उनके अंदर जो लोग थे उनका कोई अता पता नहीं है। 25 मई को 10 इजरायली सोल्जर्स को एंटी पर्सनल शेल से बेत लहिया के अतातरा एरिया में पहले भी लड़ाइयां हो चुकी हैं, पहले भी हमास मार चुका है। लेकिन ये नई घटना है, ये 25 तारीख की, जिसकी खबर आ जाएगी। और मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर दूं कि इस समय मिलिट्री सेंसरशिप तो है ही, हमास ने पूरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमास नहीं यूज कर रहा है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए खबरें भी देर से आ रही हैं, और जो उनका अपना मीडिया सेटअप है वो भी बहुत ही क्रिप्टिक मैसेजेस दे रहा है। उसको समझने के लिए कुछ कोड्स को जानना जरूरी है। ये बड़ी अजीब सी चीज है, और इसको हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं डिकोड करने की। हमारे लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, कोड्स अलग हैं, उनको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घंटों शाम भर पूरा उसको देना पड़ता है। तो अभी देखिए, जो 10 सोल्जर्स को एंटी पर्सनल शेल से मारा अतातरा एरिया बेत लहिया में 25 तारीख को। उसके बाद देखिए 26 तारीख को अल मुंतार स्ट्रीट जो शुजैया में, जहां पहले भी मार चुका, जिसमें मेरे ख्याल से अप्रैल 25 को या 12 अप्रैल को 2025 को अल मुंतार हिल में एक इजरायली स्नाइपर को मारा था। फिर 25 अप्रैल को उसी जगह, उसी के आसपास मारा था, हमास ने इजरायली सोल्जर्स को एम्बुश किया था। अब ये जो अल मुंतार स्ट्रीट है, ये भी शुजैया में है, और ये 25 तारीख की घटना है, जब फिर से उन्होंने 4 जो इजरायली सोल्जर्स थे जो एक घर में घुसे हुए थे और उस घर को लूटने की कोशिश कर रहे थे, सीधे हमास ने उनको मारा, और उनका भी कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद देखिए जो पूरी ये हो गया 26 तारीख। तो जो अच्छा, फिर आज 27 तारीख को क्या हुआ? 27 तारीख को जो एक शुजैया में ही जो यहां पर कम से कम 3 जगहों पर आज जो हुआ है, 3 जगहों पर एक बड़ी आईडीएफ फोर्स, यानी जो कम से कम, बड़ी का मतलब है करीब 50-60 सोल्जर्स, वो अपने को फोर्टिफाई किए हुए 3 अलग अलग पोजीशन में बैठे थे, यानी ऐसे। और वो उनकी प्लानिंग थी कि बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दें। उनको ये लग रहा था कि पास में टनल्स हैं, हमास के फाइटर्स कभी भी निकल सकते हैं, और उनको धोखा देने के लिए वो लोग इस तरह से इमारतों में छुपे हुए थे। हालांकि कई बार ये घटनाएं हो चुकी है, इमारतों में छुप के इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक पैटर्न होता है ना सेना का जो पैटर्न होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें वो है तो फिर उनके सीनियर ऑफिसर ऐसा बहुत क्रिएटिव नहीं होते हैं, वो उसी तरह से
उनको ढकेलते जाते हैं सोल्जर्स को। और यहाँ फिर देखिए इन्होंने 3 इमारतें ऑक्यूपाई की, उसमें इन्होंने सोचा कि पास में टनल्स हैं, हम नजर रख सकते हैं। हमास पीछे की टनल से निकल आए, हमास के फाइटर्स पीछे की टनल से निकल आए, उन्होंने वहीं पर आरपीजी मार दिया तीनों पर। ये सारी जो घटनाएं हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसमें एक भी हमास का सोल्जर नहीं मारा गया, एक, नॉट इवन सिंगल। और इजराइल के कम से कम 22 से 25 लोग या तो घायल हैं या मारे गए। अब बताइए क्या उसको कहा जाए, क्या? तो ये जो देखिए युद्ध की स्थिति है, जिस तरीके से हमास अपनी रियलिटी इंपोज कर रहा है वॉर ग्राउंड पे, यानी हमास जो है वो अपनी शर्तें ग्राउंड पे अपनी शर्तें तय कर रहा है। और बाद में हम आपको बताएंगे कि जो ट्रू स्टॉक्स हो रही है उसमें ये जो घटनाएं ग्राउंड पे हो रही हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद एक और चीज देखिए, जो हमास ने कल जो कारनामा किया था, कल जब वीडियो हो गया था उसके बाद कल रात को एक ईवो मैक्स ड्रोन इजराइल का, जो कि टोही ड्रोन होता है, स्पाइंग भी करता है, सुसाइड बॉम्बिंग भी करता है, सिविलियंस को मारने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शायद बताया था, 2 नई चीजें इस बार इजराइल यूज कर रहा है। इस बार जो 18 मार्च 2025 से जो नया ऑफेंसिव इजराइल ने शुरू किया, नेतन्याहू ने 2 चीजें नई यूज कर रहा है। एक तो बूबी ट्रैप्ड रोबोज, यानी छोटे छोटे इतने बड़े रोबोज, उनमें बम लगा होता है, वो कहीं भी घुस जाते हैं, बच्चों के बीच घुस जाते हैं ना, और उनमें वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। कितना क्रूएल, कितना निर्मम, मतलब ये देखिए, ये जब टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। और वहीं पर चाइना रोबोट बना रहा है दूसरी तरीके से, और उसका वो इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने में, यानी मानवीय सुविधाएं बढ़ाने में और मैन्युफैक्चरिंग में। और यहां पर ये लोग इसलिए यूज कर रहे हैं। तो एक तो ये, और दूसरा जो छोटे छोटे ड्रोन्स जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, वो इजराइल ने नए कुछ बनाए, बहुत ही छोटे, वो भी इसी तरह से अनडिटेक्टेड आते हैं और वो मारते हैं। तो वैसे एक ईवो मैक्स ड्रोन को हमास ने अपने कब्जे में ले लिया, और इसकी जो देखिए इसका नाम है ईवो मैक्स 4T रिकॉनेसेंस ड्रोन। इसको ये 3 डायमेंशनल फ्लाइट पाथ क्रिएट करता है, यानी पूरा आपको 3 डायमेंशन में वो दिखाता है कि इधर 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 इधर, लेवल्स में नहीं, डायमेंशन में, कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आपको वो मतलब 3D, जैसे 3D जो एक टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जैसे आप फिल्म देखते हैं, कैरेक्टर्स आपको लगता है कि पास आ रहे हैं, तो उस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी होती है। उसके बाद लेजर रेंज फाइंडर इसके पास होता है, ये एग्जैक्टली लेजर से ये अपने टारगेट को चुनता है। इसके पास हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है। इसके पास जो जीपीएस डिवाइस होती है, जो अपने आप सेल्फ काम करती है, आपने जो भी इलाके में भेज दिया, और उसके डिजिटली आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं कहीं से, मान लीजिए तेल अवीव के आसपास से, और वहां आपने डेटा लगाया, तो ये पूरा जाके अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है। तो ये देखिए इसकी खासियत। अब हम आते हैं यमन में। यमन ने देखिए फिर वही हुआ, सुबह सुबह इजरायली आज फिर उठे रेड सायरन से, और मतलब ये जो कि एक रेड होने जा रही है और सायरन एक के बाद एक बज रहे। उसके बाद करीब 5 लाख लोग फिर से भागने लगे, और उसमें से कम 33 लोग घायल हुए। 33 इजरायलीज घायल हुए। कोई मैनहोल में गिर गया, कोई किसी अपने उसमें किसी के ऊपर कोई घर गिर गया, एक तो की तो हालत बहुत सीरियस है। वही बात हो रही है, बार बार यमन मार रहा है। उसके बाद जो यमन का स्टेटमेंट आया, उन्होंने क्लियर किया कि पैलेस्टाइन 2 मिसाइल हमने तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पे मारी, और फिर जुल्फिकार मिसाइल हमने दूसरी जगह जेरूसलम पे मारी। और ये जो पूरा है इस बार, जो मैं बता रहा था आपको कि एक इसके पास जो वेट लोड था, यानी जो स्ट्राइक किया है, और जो एक्सप्लोजिव्स का वेट लोड था, वो थोड़ा ज्यादा था। जो पहले पैलेस्टाइन 2 या जुल्फिकार मिसाइल जो इजराइल का एक आकलन है कि इतने वेट का एक्सप्लोजिव कैरी कर सकते हैं, उससे ज्यादा था। और इस चीज को लेके इजराइल में बहुत बहस चल रही है कि यमन का क्या हम करें। यमन का हम जवाब जब तक नहीं देंगे, तब तक ये इजराइल कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इजराइल से लोगों का पलायन जारी है, और अब जब क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद है, तो हवाई जहाज से तो आप नहीं जा सकते, तो लोग जॉर्डन के माध्यम से जा रहे हैं।
या उधर इजिप्ट के माध्यम से जा रहे हैं। अब इजिप्ट के जो दलाल हैं उनको पहले वो लोग फिलिस्तीनियों से पैसा कमाते थे जो जाना चाहते थे गाजा के बाद, अब इजरायलियों से पैसा कमा रहे हैं। और उसको हमास ने, वो एक साइड स्टोरी है, हमास ने उसको डिस्कवर भी किया, और एक बड़ी मजेदार बात कि हमास ने उसमें से कुछ एजेंट्स को उठा भी लिया, उनका पैसा भी ले लिया, और जो इजिप्ट का रेजिस्टेंस है उसने भी उन एजेंट्स को जो इजरायलियों से पैसा कमाए उन पर पैसा जब्त कर लिया। ये देखिए होती है क्रांतिकारी दबंगई। उसके बाद देखिए जो आज करीब 79 गाजा के सिविलियंस शहीद हुए, कई लोग मलबों के नीचे दबे थे, उनको निकाला गया, कुछ को अभी नहीं निकाल पाए। और जो सबसे दुखदाई बात हुई कि कुछ एक इंसान की, और उसका वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है अपने टेलीग्राम चैनल में भी, कि एक इंसान एक रोटी लेने गया था, उसमें मारा गया, उसके ऊपर बॉम्बिंग हो गई और उसके रोटी में खून लग गया। तो ये जो पूरा एक बड़ा एक दर्दनाक सीन था, ये भी सामने आया। उसके बाद देखिए जो एक बात हुई है सबसे इम्पोर्टेंट, जो एड अमेरिका देने की बात, अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज और इजराइल, और मैंने आपको बताया था उसमें करप्शन है। एक फर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसमें पैसा खाया जा रहा है। इजराइल में जो नेतन्याहू के करीब जो लोग हैं, गॉफमैन वगैरह, उन लोगों ने सिलेक्शन किया, और जिस कंपनी को दिया उसके सीईओ ने रिजाइन कर, मतलब ये जो गाजा ह्यूमन फाउंडेशन, ये खुद भी फर्जी एनजीओ है, उसने मतलब उसके देख रेख में वो एसआरएस कंपनी, जो कि एक पुराने सीआईए के आदमी की कंपनी है, ऑर्बिस भी जिसकी कंपनी, उसके नाम से, जॉन रेली, मैंने शायद आपको नाम बताया था। तो वो पूरा जो था उसके, तो गाजा ह्यूमन फाउंडेशन या गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सीईओ ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद जब एड बांटने की बात आई तो वहां पर गोली चल गई, और इजरायलियों ने जो, क्योंकि ये था कि भाई वो लोग एड बांटेंगे, लोगों को एक पैकेट देंगे, एक फैमिली को एक पैकेट देंगे जो एक हफ्ते चलेगा। अब उसके बाद जो फैमिलीज कुछ पहुंची, एक तो ज्यादा फैमिलीज नहीं पहुंची, जो पहुंची उनको वहां पर भगदड़ मच गई, इजराइल ने हवा में गोली चलाई, और उसके बाद अमेरिकन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भागे, ऐसा भागे हैं कि उनको आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल उनको लगा कि अब अगली गोली, क्योंकि इजराइल कई यूरोपियंस को, अमेरिकन को मार चुका है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, अमेरिका कुछ नहीं कहता, यूरोप कुछ नहीं कहता। अभी जेनिन में एक यूरोपियन डेलीगेशन पर गोली चली। तो ये लोग ऐसा भागे हैं कि हम ही को मार देंगे, ये लोग सब वहां से निकल गए। और उस पर फिर हमास का स्टेटमेंट आ गया कि इस तरह की कोई भी एड जो फिलिस्तीनियों के लीडरशिप में नहीं बटेगी, वो बेकार है, उसको अपने आप वो खत्म हो जाएगा। और ये हमास ने इसमें कोई सबोटाज नहीं किया, क्योंकि अगर जरा सा भी हमास ने सबोटाज किया होता तो इजराइल अभी तक चिल्लाने लगता। इजराइल का एक बयान भी नहीं आया इस पर, बल्कि खुद ही अमेरिकन का बयान आया। उसके बाद देखिए जो ट्रूस का प्रपोजल विटकॉफ ने जो नया दिया था, उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। पहले बात आई थी कि हमास ने उसको मान लिया है, फिर उसके बाद बात आई कि नहीं, हमास ने जो माना है प्रपोजल, वो प्रपोजल ही नहीं था, प्रपोजल ही दूसरा था, ये इजराइल की तरफ से आया। उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और हुई कि जो विटकॉफ और एक और जो अमेरिकन नेगोशिएटर हैं एडम बोलर, और वो लोग एक अमेरिकन जो मुस्लिम है, एक अमेरिकन अरब मुस्लिम, उसके थ्रू वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं हमास से डायरेक्टली। ये डायरेक्ट नेगोशिएशन हो रहे हैं हमास और अमेरिका में, इजराइल इसमें बीच में नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट नेगोशिएशन हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन ये हो गया कि जो विटकॉफ ने जो प्रपोजल हमास को दिया, जिसको हमास ने एक्सेप्ट किया, और फिर उसने दूसरा प्रपोजल इजराइल को दे दिया जो इजराइल ने एक्सेप्ट किया, तो अल्टीमेटली उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और इसलिए अमेरिकन, तो ये अब इसमें अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, ये कन्फ्यूजन है, ये वो है भाई। तो लेकिन अब इसी जद्दोजहद, कश्मकश और होप और कन्फ्यूजन, मतलब एक तरफ कश्मकश है, कन्फ्यूजन है, और दूसरी तरफ उम्मीद भी है कि शायद कुछ हो जाए, सीज फायर कुछ इस तरह की। हालांकि लड़ाई के मैदान में लगातार हमास का अपर एज बना हुआ है, इजराइल की 60-70 हज़ार की फौज ने कुछ अभी तक नहीं उखाड़ पाया। मेरे ख्याल से जब से ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ है, ये दूसरा, कोई खबर नहीं है। अब विश्वास नहीं करेंगे आप, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि एक भी हमास का फाइटर नहीं मारा गया, नॉट इवन अ सिंगल। तो ये जो पूरी एक देखिए सिचुएशन है, इसको लेके बड़ा डेस्परेशन है।
और विटकॉफ के प्रपोजल को लेकर। और देखिए हमास के सामने चैलेंज ये है कि एक तो अमेरिका से पहली बार वो डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहा है एक सुपर पावर से, और हमास को सारी चीज़ें बैलेंस करके ये करके चलनी है, उसको अपने हथियार गिव अप नहीं करने, उसने पहले ही मना कर दिया। गाज़ा में उसका से रहेगा, गाज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि गाज़ा में कुछ हम बाकी अरब देशों का कुछ हम ले आएंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, वो सब कुछ नहीं रहेगा। और आज देखिए मुझे बड़ा एक आश्चर्य हुआ, इंडियन एक्सप्रेस जो भारत का अखबार है वो बेसिकली ब्रॉडली एक मतलब अमेरिकन इजरायली ऑर्बिट का ही जो एक लिबरल्स हैं उनमें उनका अखबार है, उसमें ये बात निकली कि हमास को एक्सेप्ट करना होगा किसी भी पीस प्रपोजल में। अब हमास को अलग करके नहीं हो सकता है, अब हमास को आपको एक्सेप्ट करना होगा। बहुत बड़ी बात है इसका। और इंडियन एक्सप्रेस में ये ऐसा नहीं है कि ये बिना अमेरिका और इजराइल की इजाज़त से छप के आता है। इंडियन एक्सप्रेस भी आप ये मत समझिए भारत में कुछ भी छपता है तो पहले मंजूरी ली जाती है। तो ये एक पूरी एक जो एक सिचुएशन है देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए अल-अक्सा मस्जिद का बहुत सारे लोग इस तरह से उन्होंने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद उस तरह से इस्लाम में उतनी पवित्र नहीं है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो बात नहीं है। देखिए वो एक थियोलॉजिकल डिबेट है, उसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं उस तरह से मुस्लिम भाई, हम तो सनातनी हिंदू हैं, हम तो एक 1857 के प्लान पे हम फिलिस्तीन को और गाज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस्लाम के प्रति हमारी एक हमारे पूर्वजों का एक अलायंस है सनातन धर्म और इस्लाम, मतलब जैसे हमारी वो मित्र शक्ति। तो इसके लिए उसके साथ ही लेके हमको लंबे समय तक चलना है, क्योंकि उसी में भारत का उद्धार है। अब इसमें हमको देखना है कि अल-अक्सा मस्जिद में दरअसल बात यह है कि वो कितनी पवित्र क्या नहीं है, वो मान लीजिए एक अलग डिबेट है। लेकिन वो इजराइल उसको क्यों, क्योंकि अभी देखिए कल सबसे खतरनाक दिन था जब 2 से 2,500 सेटलर्स घुस गए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अंदर घुस सके। अब वहां पर वो जो है अल-अक्सा मस्जिद, उसको ये लोग एक दूसरी तरह से देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि इस पे कब्जा एक तरह से जो सलादीन ने 1187 में जेरूसलम पे कब्जा किया था, इस सलादीन के खिलाफ एक विद्रोह है। हमें ह्यूमिलेट करना है अरब्स को, और इसके लिए वो मतलब जेरूसलम तो भाई आधे से ज़्यादा जेरूसलम तो इजराइल का है ही, वो अब तो कैपिटल उसका हो गया है। अब ये जो मतलब एक तरह से अभी वो नहीं है सेकेंड या फर्स्ट, मतलब सेकेंड कैपिटल कहा जाता है, तेल अवीव भी अभी कैपिटल, लेकिन अमेरिकन काउंसुलेट जेरूसलम में शिफ्ट हो गया है। उन लोग का ये मानना है कि अल-अक्सा मस्जिद को कब्जा करके, और आज तो स्मोत्रिच ने कह भी दिया कि कब्जा करके वहाँ हम मंदिर बनाएंगे, अपना जुविश टेम्पल बनाएंगे, अब मतलब सिनेगॉग जिसको कहते हैं। अब उस चीज़ को इन लोगों ने इस तरह से देख रहे हैं कि ये होने से फिलिस्तीनियों का मोरल गिर जाएगा। और वाकई भाई एक चीज़ है किसी भी जगह की एक बहुत बड़ी एक मतलब आप सोचिए, आप कोई अगर विदेशी ताकत लाल किला गिरा दे तो हम लोग का मोरल तो गिरेगा ना, और जबकि उसकी कोई ऐसी धार्मिक वो नहीं है, लेकिन फिर भी या दिल्ली की जामा मस्जिद गिरा दे या ताजमहल गिरा दे, तो उसी तरीके से अल-अक्सा मस्जिद को देखिए। और अल-अक्सा मस्जिद को ध्वस्त करने की जो एक नापाक कोशिश है, इसको लेके बहुत बहस हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, और इसको लेके जो इजरायली जो फोर्सेस हैं वो एग्रेसिव हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। और इस पे देखिए युद्ध भी हो चुका है, 2021 में वॉर हुई थी, और बाकायदा यह्या सिन्वार के नेतृत्व में, और इजराइल हारा था। तो फिर से इस बुरी सिचुएशन को वेट एंड वॉच पूरे हमास कर रहा है। उसके बाद देखिए जो एक और महत्वपूर्ण बात आई है कि अरब देशों में जितना खाना वेस्ट होता है, जो अमीर अरब देश हैं, मोरक्को से लेके ट्यूनीसिया से लेके और सऊदी अरेबिया खास तौर पे, और कुवैत, और ये इसमें जितना खाना वेस्ट होता है उसका अगर 10% भी गाज़ा पहुंच जाए तो गाज़ा की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन अरब देशों की तरफ से, चलिए अरब देशों ने इनिशिएटिव लिया हो, इजराइल ने मना कर दिया हो, लेकिन अरब देशों ने इनिशिएटिव ही नहीं लिया है। और ये इतना है कि मतलब आप सोच लीजिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये जाता है जो डेली वेस्ट होता है। 5.1 मिलियन टन्स ये केवल मोरक्को में वेस्ट होता है।
अब आप सोच लीजिए। इसी तरह से सऊदी अरेबिया में 10 मिलियन टन्स, उसके बाद 3.8 मिलियन टन्स कुवैत में, उसी तरह से कतार में, इजिप्ट में 18 मिलियन टन। इस तरीके से जो खाना वेस्ट हो रहा है इसको चैनलाइज करने का और इसको प्रॉपर्ली गाज़ा के लोगों तक पहुंचाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जो कि बहुत ही दुखदाई है और एक नया इशू है जिस पर अलग से वीडियो में वादा करता हूँ। यही नई प्लानिंग अमरीश मिश्रा स्पीक्स की है कि एक खास मुद्दा पकड़ के उस पर, इसी पे ये गाज़ा पे सेंटर, उसी पे हम एक वीडियो और बनाएं। उसकी टाइमिंग की बस एक समस्या है कि आप लोग कब उसको देखना पसंद करेंगे। ज़्यादातर हमारे श्रोता 9 बजे के बाद देखते हैं, तो बहरहाल हम लोग कुछ रास्ता निकालेंगे तो वो एक वीडियो हम बनाएं और उसके बाद जो डेली राउंड अप है वो तो उसका वीडियो बने। उसके बाद देखिए आज जो वेस्ट बैंक में मैंने बताया कि जो मनी एक्सचेंज सेंटर्स हैं उसको, उस पर जब इजराइल ने रेड की, पैसा जब्त किया, उसमें कुछ सोना था, वहाँ पर सोना भी रखा जाता है, वो भी जब्त किया। अब इसके पीछे क्या इन लोगों का अभी क्या मंशा है, ये बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की, ये करने की, लेकिन ये इस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। बल्कि आज एक अनाउंसमेंट हुआ कि 7,311 दुनूम ज़मीन भी ये जब्त करेंगे। और ये तो मतलब अभी 7,000, पहले अभी 6-7 महीने पहले आया था कि 10,000 करेंगे, 10,000 दुनूम। अब ये पूरी बातें थ्योरेटिकल हैं, इसके पीछे देखिए कोई फैक्चुअल एक तरीके से वो नहीं रह गया। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था आपको, 66,000 इजरायली मदर्स ने अपने कहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो या तो मारे गए हैं और या इंजर्ड हैं, और उन्होंने हेल्प के लिए अपील किया है कि हमको हेल्प करो। 66,000, 70 लाख की टोटल पॉपुलेशन है इजराइल की, तो आप सोच लीजिए कि जो। अच्छा, उसके बाद यूक्रेन में देखिए पुतिन का बयान बहुत बड़ा आज आया है और उसने कहा कि हम लोग शुरू से चाहते थे कि यूक्रेन के साथ युद्ध ना हो, लेकिन हमको नेटो ने मजबूर किया। यूक्रेन को वो नेटो में शामिल कर रहे थे। नेटो से जो 15 देश रशिया से अलग हुए जब सोवियत यूनियन टूटा, तो उस सबके माध्यम से रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए। और अभी ट्रंप ने जो भी कोशिश की वो फेल हो गई, और इससे देखिए इसके बड़े असरात होंगे। मतलब ट्रंप और यूरोपियन यूनियन में भी संबंध खराब होंगे। पुतिन ने लेकिन सिग्नल किया और पहले एक ऐसी स्ट्राइक आज की है कि जो कीव कैपिटल है यूक्रेन का, उसमें कम से कम 70 जगहों पे स्ट्राइक हुई है, जिसमें यूक्रेन के बड़े महत्वपूर्ण मिलिट्री एसेट्स खत्म हुए। उसके बाद देखिए कोलंबिया ने जो पहला देश है जिसने इजराइल को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया है, उसने फिलिस्तीन का एक अपना, कोलंबिया का एक एम्बेसडर फिलिस्तीन के लिए नियुक्त किया है। उसके बाद इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, इन सब देशों का अपना एक पूरा एक पैटर्न बन रहा है कि कैसे इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इधर अल शरा और जुलानी में और इजराइल में मीटिंग हुई है गुप्त। लेबनान में पूरी तरीके से वेस्ट के जो वेस्ट की प्लानिंग है उसको नकार दिया गया है। ऑयल प्राइसेस को लेके ओपेक में एक संकट बहुत ज़बरदस्त और गहराया है, जो कि रशिया, ईरान और चाइना के पक्ष में है। फिर इधर ईरान और पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स दिए हैं और बहुत सारे उसके और पहलू हैं जिस पे हम बाद में बात करेंगे। और जो आखिरी जो खबर है वो ये है कि इजराइल ने जो 12 साल के फिलिस्तीनी बच्चे, उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, मतलब उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, इस तरह का इजराइल लॉ पास करने जा रहा है। तो ये देखिए आज का प्रसारण था और कल हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। फिर से धन्यवाद 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए हमको। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।